नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 9 हाइड्रोजन। इससे पहले हम इसकी 3 क्लास पढ़ चुके हैं। उन 3 क्लास में हमने हाइड्रोजन के बारे में बहुत कुछ जाना था। पिछली क्लास में हमने हाइड्रोजन में जल के बारे में जाना, जल की संरचना के बारे में जाना, बर्फ़ की संरचना के बारे में जाना और हमने जल की कठोरता के बारे में जाना। हमने जाना था कि जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। और ये किस कारण से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और हाइड्रोजन कार्बोनेटों के कारण होती है और इनको किन किन विधियों के द्वारा दूर किया जा सकता है, इसको हमने पिछली कक्षा में जाना था। इस वाले भाग में हम ये सीखेंगे कि जल का एक महत्वपूर्ण यौगिक है हाइड्रोजन परऑक्साइड। वो हाइड्रोजन परऑक्साइड किस प्रकार बनाया जाता है, उसके उपयोग क्या हैं, वो ऑक्सीकारक के रूप में और अपचायक के रूप में, दोनों के रूप में व्यवहार करता है। हम उसकी अभिक्रियाओं को देखेंगे, हम उसकी संरचना के बारे में जानेंगे कि उसकी किस प्रकार से असमतलीय संरचना होती है, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम यह जानेंगे कि हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में किस प्रकार विकल्प के रूप में चुना जा रहा है। पेट्रोल के स्थान पर हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में अब जो विकल्प के रूप में चुना जा रहा है या भविष्य में उसकी क्या संभावनाएं दिखती हैं, उसके बारे में भी हम इस कक्षा में जानेंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक महत्वपूर्ण रसायन है। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन या बनाने की विधि, बेरियम परऑक्साइड को अम्लीकृत करके जल की आधिक्य मात्रा को कम दाब पर वाष्पीकृत करके हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, बेरियम परऑक्साइड BaO2 8H2O किससे रिएक्शन कराएंगे? H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड और जल बनता है। उचित धारा घनत्व पर अम्लीकृत सल्फेट विलयन के विद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण से प्राप्त परऑक्साइड सल्फेट के जल अपघटन से हाइड्रोजन परऑक्साइड को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन, ये कन्वर्ट होंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे इसका, और फिर जब जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का औद्योगिक उत्पादन 2 एल्किल एंथ्राक्विनोल के ऑटो ऑक्सीडेशन यानी कि सतह ऑक्सीकरण से हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है। 2 एथिल एंथ्राक्विनोल, इसका जब वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2O2 में, और साथ में इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के भौतिक गुण। शुद्ध अवस्था में हाइड्रोजन परऑक्साइड लगभग रंगहीन अति हल्का नीले रंग का द्रव होता है। इसका गलनांक देखें 272.4 केल्विन। आप अपन जल से तुल करते जाएंगे, जल का गलनांक 273, इसका कितना है? 272.4। क्वथनांक जल का कितना होता है? जल का आपको मालूम है 373 केल्विन, यहाँ कितना है? 423 केल्विन, जल से थोड़ा ज़्यादा। वाष्प दाब 298 केल्विन पर 1.9, घनत्व इसका 1.64 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द्रव के रूप में जो घनत्व है वो तो था ठोस के रूप में, वो है 1.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी विस्कोसिटी 1.25, परावैद्युतांक 70.7 और विद्युत चालकता 5.1 × 10⁻⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जल के प्रत्येक अनुपात के साथ मिश्रणीय होता है और यह जल के साथ हाइड्रेट बनाता है, जिसका फॉर्मूला है H2O2.H2O। बाजार में उपलब्ध 30% सांद्रता वाले हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन का आयतन सांद्रता 100 आयतन होती है। इसको समझने की कोशिश करें। 100 आयतन हाइड्रोजन परऑक्साइड सांद्रता से अभिप्राय यह है कि 1 ml यानी 1 मिलीलीटर H2O2 विलयन के पूर्ण जल अपघटन के फलस्वरूप मानक ताप और दाब पर 100 ml ऑक्सीजन मुक्त होती है। बाजार में यह 10 आयतन के रूप में बेचा जाता है, अर्थात इसकी सांद्रता 3% होती है। इसको एक उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करें। 10 आयतन H2O2 विलयन की सामर्थ्य परिकलित कैसे करेंगे? H2O2 के 10 आयतन विलयन का अर्थ है कि H2O2 के 1 विलयन का 1 लीटर मानक ताप और दाब पर 10 लीटर ऑक्सीजन देगा।
समझने की कोशिश करें। 10 आयतन का मतलब क्या कि 1 लीटर H2O2 मानक ताप और दाब पर 10 लीटर ऑक्सीजन देगा। अब यहाँ लिखा हमने H2O2, O2 और H2O में कन्वर्ट होगा। इक्वेशन को हमने बैलेंस कर लिया। H2O2 का हमने देखा मॉलिक्यूलर वेट कितना है 34, क्योंकि 2 मोल का हमारे हैं तो कितना हो गया 68, ठीक है। और यहाँ पर STP पर ऑक्सीजन कितनी मिलेगी 22.4 लीटर, ठीक। उपरोक्त समीकरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 68 ग्राम, ये कहाँ से आया 34 × 2 से, 68 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड मानक ताप और दाब पर हम कहेंगे 22 अगर हम उसमें बात करें STP पर NTP पर अलग अलग आएगा तो यहाँ कितना आएगा 22.7 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होगी। तो 10 लीटर से कितनी होगी तो हम कह देंगे 68 × 10/22.7, तो आ गई 29.9 यानी कि 30 ग्राम H2O2। अर्थात 10 आयतन H2O2 की सामर्थ्य 30 ग्राम पर लीटर है, यानी कि 3% H2O2 का यह विलयन है। हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना, हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना असमतलीय होती है। आप देखें संरचना को ध्यान से, ये एक ही तल में नहीं है, ये असमतलीय संरचना है। गैसीय अवस्था में और इसकी ठोस अवस्था में आणविक संरचना अलग अलग प्रकार की है। अलग अलग प्रकार से मतलब इनका बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं वो अलग अलग है दोनों ही असमतलीय संरचना। यदि हम गैस संरचना की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक जो हाइड्रोजन है ऊपर की तरफ आप जो दिखाई दे रहा है ना, और दूसरे वाले ऑक्सीजन जो दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये दोनों अलग अलग तल में उपस्थित हैं। पहली बात तो हमने देख लिया कि दोनों अलग अलग तल में है, इसकी संरचना कैसी है असमतलीय है। यदि हम गैस अवस्था में देखें तो बॉन्ड एंगल जो हमें दिखाई दे रहा है वो OOH वाला वो 94.8 है, वहीं यहीं ठोस अवस्था में यह कितना हो रहा है 101.9 है। यदि हम बॉन्ड लेंथ देखें O और H की तो जहां गैस अवस्था में यह 95 पिकोमीटर है, वहीं यह ठोस अवस्था में 98.8 पिकोमीटर होती है। तो इनके डायमेंशंस में थोड़ा अंतर है, अदरवाइज दोनों ही असमतलीय संरचना होती है। रासायनिक गुण, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों माध्यम में हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीकारक का भी काम करता है और अपचायक का भी काम करता है। अम्लीय माध्यम में H2O2 ऑक्सीकारक के रूप में, हम क्या देखेंगे, हम चारों तरह की अभिक्रिया देखेंगे। अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक के रूप में, क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकारक के रूप में, अम्लीय माध्यम में अपचायक के रूप में और क्षारीय माध्यम में अपचायक के रूप में, हम ये चारों अभिक्रियाएं देखेंगे। तो पहली अभिक्रिया हम देख रहे हैं, अम्लीय माध्यम में H2O2 ऑक्सीकारक के रूप में काम आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, H2O2 का अपचयन हो रहा होगा और जो पदार्थ लिया गया है उसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा। रिएक्शन देखें, Fe2+ 2H+ H2O2 कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ और H2O में। हमें यहाँ क्या समझ में आ रहा है, हमें यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पर Fe2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यानी कि ये फेरस आयंस थे। किस में कन्वर्ट हुए, Fe3+ स्टेट में, यानी कि ये फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फेरस आयन को ये फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देता है, किसकी प्रेजेंस में, अम्ल की उपस्थिति में, H आयन की प्रेजेंट में, और खुद किस में, H2O2 H2O में रिडक्शन हो गया इसका। एक और देखें, PbS यानी कि लेड सल्फाइड H2O2 से रिएक्शन करेगा, PbSO4 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो खुद का रिडक्शन हो गया और इसमें PbS का क्या कर दिया इसने, ऑक्सीडेशन कर देता है। अम्लीय माध्यम में H2O2 अपचायक के रूप में, पहली रिएक्शन में हमने देखा था अम्लीय माध्यम में H2O2 ऑक्सीकारक के रूप में, अब है अपचायक के रूप में। पर मैग्नेट आयन MnO4- अम्लीय माध्यम H आयन 6H+ H2O2 से अभिक्रिया करेगा, Mn2+ 8H2O और 5O2। यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले कितनी थी, MnO4- में +7, कितनी थी, +7, किस में कन्वर्ट हो गई, +2 में। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। पर मैग्नेट आयन Mn2+ आयन में कन्वर्ट होता है 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो जाता है और H2O2 ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पर H2O2 कैसा काम कर रहा है, अपचायक के रूप में काम कर रहा है। ये MnO4- का Mn2+ में अपचयन कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट रिएक्शन में, अगली अभिक्रिया में H2O2 HOCl का अपचयन कर रहा है। HOCl का अपचयन कर रहा है, Cl- और H3O पॉजिटिव बन रहा है
और ये जो H2O2 है किसमें ऑक्सीकृत हो रहा है, यह O2 के रूप में ऑक्सीकृत हो रहा है। अब बात करेंगे क्षारीय माध्यम की। क्षारीय माध्यम में H2O2 ऑक्सीकारक के रूप में, क्षारीय माध्यम लेंगे, H2O2 काम में ले रहे हैं और ये ऑक्सीकारक के रूप में काम आ रहा है, या Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से Mn2+ Mn4+ में कन्वर्ट हो रहा है। क्षारीय माध्यम में H2O2 अपचायक के रूप में, यहां देखें I2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, I- में। इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसका रिडक्शन हो गया, तो यहाँ पर H2O2 कैसा काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और खुद का ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी प्रकार से ये जो परमैंगनेट आयन है वो उसमें ये +7 है और +4 में कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में। तो इस प्रकार से ये परमैंगनेट आयन का MnO2 में रिडक्शन कर रहा है और खुद का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन में हो रहा है। तो यहाँ पर H2O2 कैसा काम आ रहा है, यहाँ पर ये अपचायक के रूप में काम आ रहा है क्षारीय माध्यम में। तो हमने चारों ही अभिक्रियाएं देखी जिसमें अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में ये अपचायक के रूप में भी काम करता है और ये ऑक्सीकारक के रूप में भी काम करता है। भंडारण या स्टोरेज, प्रकाश के मंद प्रभाव में भी H2O2 अपघटित हो जाता है। क्या बनाता है ये अपघटित होकर, यह वाटर H2O और O2 बनाता है। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि H2O2 को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह अपघटित हो जाता है। धातुओं की सतह से या क्षार की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति के कारण भी हाइड्रोजन परऑक्साइड अपघटित हो जाता है। क्योंकि कांच में, ग्लास में क्षार की मात्रा उपस्थित रहती है, इसलिए H2O2 को कभी भी कांच की बोतलों में या ग्लास बोतल्स में नहीं रखते हैं। इसे मोम के स्तर से युक्त कांच अथवा प्लास्टिक के पात्रों में अंधेरे में रखा जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो अपघटित हो जाएगा। यदि कांच पर मोम का स्तर बना नहीं होगा तो भी अपघटित हो जाएगा। इस कारण से इसको इस प्रकार इसका भंडारण या स्टोरेज किया जाता है। यूरिया इसमें एक स्थायी कारक के रूप में मिलाया जाता है, ये इसका स्टेबलाइजेशन एजेंट है। इसे धूल के कणों से भी दूर रखा जाता है, क्योंकि धूल के कणों के द्वारा भी परऑक्साइड में विस्फोटी अपघटन होता है। इस कारण से इसके स्टोरेज को, इसको भंडारण को, इसको रखने के लिए बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। इसको अंधेरे में रखा जाए, कांच की बोतलों में ना रखा जाए। यदि कांच की बोतल में रखें तो मोम का स्तर वैक्स कोटिंग होनी चाहिए, धूल के कणों से दूर होना चाहिए और साथ ही इसमें यूरिया को एक स्टेबलाइजेशन एजेंट के रूप में मिलाते हैं, जिससे कि इसका अपघटन नहीं हो, अन्यथा H2O का बहुत जल्दी अपघटन हो जाता है। H2O2 के उपयोग, H2O2 के वृहद उपयोग के कारण इसका औद्योगिक उत्पादन में इसकी वृद्धि होती चली जा रही है। आजकल जो H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका काफ़ी उपयोग होने लगा है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग मंद कीटनाशक और बालों के विरंजन में होता है। एंटीसेप्टिक के रूप में भी यह बाजार में पर हाइड्रोल के रूप में मिलता है। इस पर भी क्वेश्चन बनता है। देखो, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं कि यह एंटीसेप्टिक के रूप में किस रूप में मिलता है, तो यह पर हाइड्रोल के नाम से यह बेचा जाता है। इसका उपयोग सोडियम परबोरेट, सोडियम परकार्बोनेट के निर्माण में भी किया जाता है, जिनका उपयोग डिटर्जेंट बनाने में होता है। इसका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, खाद्य पदार्थों, औषधि जैसे सिफेलोस्पोरिन आदि के निर्माण में भी किया जाता है। उद्योगों में H2O2 का उपयोग वस्त्रों में कागज की लुगदी, चमड़ा, तेल, वसा आदि के विरंजन कारक के रूप में होता है। यानी कि इसका कलरिंग हटाने के लिए इसका डीकलराइजेशन के रूप में उपयोग करते हैं। उस जब H2O2 को मिलाया जाता है तो ये कैसा काम करता है, डीकलराइजेशन एजेंट के रूप में काम करता है। भारी जल, हैवी वाटर, भारी जल विस्तृत रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में विनिमय अभिक्रियाओं में क्रिया विधि के अध्ययन में काम आता है। हमने इसके बारे में पहले जब जल पढ़ रहे थे, जब जल के साथ में भारी जल भी पढ़ा था, उसके भौतिक गुण भी पढ़े थे। जब जल का भाग हमने पढ़ा था तब हमने भारी जल भी पढ़ा था। भारी जल क्या कहा था हमने कहा था कि जब कभी भी जल में H2O में H के स्थान पर, प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम आ जाता है और D2O बनता है, तो वो क्या कहलाता है, भारी जल। D2O, भारी जल क्या है, D2O है। यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पर क्या है, यहाँ पर ड्यूटेरियम है। किस में काम आ रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्यों काम आता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में आप जानते हो कि रिएक्शन बहुत तेजी से होती है। एक न्यूट्रॉन से जब यूरेनियम पर हम काम में लेते हैं ईंधन के रूप में, उससे बहुत सारे न्यूट्रॉन निकलते हैं।
यदि ये और बहुत सारी एनर्जी निकलती है, यदि इसको हम इन न्यूट्रॉन को कंट्रोल्ड नहीं करें तो ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। उस एक्सप्लोजिव रिएक्शन को कराने के लिए, इन न्यूट्रॉन को, इस फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए भारी जल या D2O मॉडरेटर के रूप में या मंदक के रूप में मिलाया जाता है। इसके अलावा कई ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनकी हमें मैकेनिज्म पता लगानी है, उसका हमें अध्ययन करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी D2O काम में लेते हैं बजाय हाइड्रोजन के, ड्यूटेरियम काम में लेते हैं। तो उस ड्यूटेरियम से हम उस रिएक्शन की मैकेनिज्म का पता लगा लेते हैं। इसका उत्पादन जल के विद्युत अपघटन द्वारा तथा उर्वरक उद्योगों में सहज पाद के रूप में होता है। जल का विद्युत अपघटन कराते हैं। विद्युत अपघटन कराने पर जल में क्या है, ट्रेसेस ऑफ मात्रा, बहुत कम मात्रा में D2O भी प्रेजेंट रहता है जल के साथ साथ। तो उसमें से क्या करते हैं, फिर हम ड्यूटेरियम को ऐसे अलग कर सकते हैं। भारी जल का उपयोग ड्यूटेरियम के अनेक यौगिक बनाने में किया जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन D2O से कराओ तो C2D2 यानी कि ड्यूटीरेटेड कार्बन बन जाता है, और उसके बाद CaOD होल ट्वाइस बन जाता है। इसके अलावा SO3 की D2O से रिएक्शन कराने पर D2SO4 बनता है। जिस प्रकार से H2SO4 बनता है उसी प्रकार से ये D2SO4, ये ड्यूटीरिएटेड सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसी प्रकार से Al4C3 जब एल्युमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन D2O से कराते हैं तो CD4 बनता है। जैसे वहाँ तो बनता था मेथेन जब H2O से कराते थे, यहाँ क्या बन रहा है, ड्यूटीरेटेड मेथेन बन रहा है, यानी कि CD4 बनता है और ALOD होल थ्राइस बन जाता है। इस प्रकार से ड्यूटेरियम का जो भारी जल का उपयोग है वो ड्यूटेरियम के अनेक यौगिकों को बनाने में किया जाता है। डाई हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में उपयोग। दहन में डाई हाइड्रोजन अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त करती है। ईंधन जैसे डाई हाइड्रोजन, मीथेन, LPG आदि की समान आणविक मात्रा, द्रव्यमान तथा आयतन के दहन से मुक्त ऊर्जा इस प्रकार है। अगले वाले स्लाइड में आप देखेंगे हमने 3-4 चीज़ ली हैं, एक डाई हाइड्रोजन, एक मीथेन और एक LPG। इन सब की हमने समान मात्रा ली, आयतन के हिसाब से या द्रव्यमान के हिसाब से आणविक मात्रा। फिर देखा कि इनके दहन से, इनके कंबशन कराने पर मुक्त ऊर्जा क्या क्या है। अब देखें यहाँ पर कि डाई हाइड्रोजन की यदि हम प्रति मोल देखें तो 286 है, कितनी, गैसीय अवस्था में, और द्रव अवस्था में 285, LPG में 2220, मीथेन से 880 और ऑक्टेन में जो द्रव अवस्था है वो 5511। प्रति ग्राम में देखें तो डाईहाइड्रोजन की गैसीय अवस्था में 143, द्रव अवस्था में 142, LPG 50 और मीथेन की 53। प्रति लीटर में देखें डाईहाइड्रोजन तो 12, द्रव के रूप में देखें तो 9968 और LPG और मीथेन और ऑक्टेन के आपके सारणी में दिख रही है। तो ये सारणी से हमें स्पष्ट समझ में आ जाता है कि यह काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करती है, और ऊर्जा मुक्त करने के कारण से इसको हम पेट्रोल के स्थान पर काम में ले सकते हैं। संपीड़ित डाई हाइड्रोजन के एक सिलेंडर का भार समान ऊर्जा के पेट्रोल टैंक की तुलना में 30 गुना अधिक होता है। डाई हाइड्रोजन को 20 केल्विन तक ठंडा करके द्रवित भी किया जा सकता है। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत ऊर्जा का द्रव तथा गैस हाइड्रोजन के रूप में अभिगमन तथा भंडारण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का मुख्य ध्येय तथा लाभ ऊर्जा का संचरण विद्युत ऊर्जा के रूप में न होकर हाइड्रोजन के रूप में किया जाता है। हमारे देश में पहली बार अक्टूबर 2005 में आरंभ परियोजना में डाई हाइड्रोजन स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया गया। आजकल डाई हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन सेल में विद्युत उत्पादन में किया जाता है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि हाइड्रोजन को एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में देखा जा रहा है। पेट्रोल के स्थान पर जितने भी स्पेस क्राफ्ट्स हैं उनमें भी हाइड्रोजन को एक फ्यूल सेल के रूप में काम में लिया जा रहा है। तो हाइड्रोजन एक आने वाले वर्षों में एक बहुत अच्छा फ्यूल रिसोर्स के रूप में काम में लिया जा सकता है। ऐसे कई देश हैं जहां पर हाइड्रोजन से ऑटोमोबाइल्स चलाए जाते हैं। तो ऐसी योजना हमारे देश में भी शुरू की गई थी। इसको हम अल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में भी हम भविष्य में देख सकते हैं। ऐसी आशा की जाती है कि आर्थिक रूप से व्यवहार्य तथा डाई हाइड्रोजन के सुरक्षित स्रोत का पता आने वाले वर्ष में लग सकेगा और उसका उपयोग ऊर्जा के रूप में हम कर सकेंगे। तो हमने ये देखा कि हाइड्रोजन को एक अल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में काम में ले सकते हैं, पेट्रोल के विकल्प के स्थान पर काम में लिया सकता है। भविष्य में यदि हमें हाइड्रोजन के अधिक भंडार मिलते हैं तो हम इसको हाइड्रोजन को एक भविष्य के फ्यूल के रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा ईंधन सेल में
या फ्यूल सेल्स में भी हाइड्रोजन काम में आती है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पोरस इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिनमें एक में हाइड्रोजन और दूसरे में ऑक्सीजन भेजते हैं, जिससे कि हमें डिजायर्ड वोल्टेज मिल जाती है। इसका साइज बहुत छोटा होता है, नंबर ऑफ सेल्स को इस जोड़ देते हैं एक सीरीज में, और उससे हमें आवश्यक वोल्टेज मिल जाती है। और स्पेस क्राफ्ट में भी फ्यूल सेल को काम में लेते हैं। तो एक बहुत अच्छे विकल्प के रूप में हाइड्रोजन को देखा जा सकता है। तो इस वाले भाग में, हाइड्रोजन चैप्टर के इस वाले भाग में हमने बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। पहले हमने सीखा हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है। इसको किस प्रकार बनाया जाता है यह हमने सीखा। फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में भी होता है, इसका उपयोग अपचायक के रूप में भी होता है। यह अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम दोनों में ही ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में काम आता है। इसकी संरचना के बारे में हमने जाना, और फिर इसके उपयोगों के बारे में जाना, और फिर अंत में हमने हाइड्रोजन को किस प्रकार से ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में काम में ले सकते हैं, इसको भी हमने गहराई से सीखा। तो हाइड्रोजन के इस पूरे चैप्टर को हमने 4 भागों में बांटकर हमने प्रत्येक भाग को बहुत गहराई से समझा है, हमने सीखा है। अब आपको क्या करना है, आपको इन पूरे चैप्टर को ध्यान से समझकर, पढ़कर, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो एग्जाम में पहले आए हुए हैं सीबीएसई में, उनको करें। इस चैप्टर में एक एक शब्द को ध्यान से सुनें और समझें। जो भी कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन बातों को भी ध्यान से सुनें, उनको भी रिवाइज करें और लिख कर देखें। तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन को चैप्टर को समग्र रूप से समझकर एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबर आप ला सकेंगे।